दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए बेतहाशा गाड़ियां दौड़ रही थी। चौराहे पर 1 मिनट के लिए भी गाड़ियां रुक जाती तो जाम सा लग जाता और फिर सिग्नल मिलते ही वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ऐसे दौड़ पड़ते जैसे रेस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की तैयारी हो। ऐसे ही होड़ में एक 25-26 साल की लड़की कनॉट प्लेस की सड़कों पर दौड़ती हुई जा रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। तभी वो लड़की एक कार से टकराई, जिसे देखकर कार मालिक ने कार रोक दी और उस लड़की के पास जाकर उसे उठाने का प्रयास करने लगे और फिर उससे बोले, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? पहले तो आप लोग बिना देखे गाड़ी चलाते हैं, फिर ठोकर मारते हैं और उसके बाद सहानुभूति जताने का नाटक करते हैं। अब लगी भी होगी तो क्या करेंगे? यही करेंगे कि मेरे मुंह पर चंद सिक्के मारकर चले जाएंगे आप। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, कहकर वो लड़की अपना गिरा हुआ सामान उठाकर आगे बढ़ने लगी। तभी उस कार मालिक ने उसे आवाज़ दी, बेटा मेरी बात तो सुनो। जी कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप? उस लड़की ने अपनी गर्दन घुमाकर बड़े ही रूखे स्वर में उत्तर दिया, कुछ नहीं बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रख लो, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अच्छा लाइए दीजिए, कहकर वो लड़की कार्ड लेकर आगे बढ़ गई। उसके बाद वो कार मालिक ड्राइवर को भी चलने का इशारा करके आगे बढ़ गया। घर जाकर उसने अपना पर्स और सामान रखा और फिर जल्दी से बाथरूम में चली गई। सामान रखने की आवाज़ सुनकर ही सुनंदा जी जान गई कि इशिका आ चुकी है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लग गई कि इशिका को गए अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, फिर आज अचानक इतनी जल्दी कैसे घर आ गई? वो ज़रूर कोई बात है, कहकर वो इशिका की प्रतीक्षा करने लगी। तभी इशिका ने आवाज़ लगाई, माँ मैं कपड़े लेना भूल गई हूँ, दे दो ज़रा, अभी लाती हूँ, कहकर सुनंदा जी ने कपड़े लाकर इशिका को थमा दिए। लगभग 5 मिनट बाद इशिका बाथरूम बाहर निकल आई और सुनंदा से बोली, माँ अब जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत तेज़ से भूख लगी है, कहकर इशिका अपने बालों में कंघी करने लगी। थोड़ी देर बाद सुनंदा जी खाना लेकर भी आ गई और इशिका से बोली, इशिका आज तुम बहुत जल्दी घर आ गई, इंटरव्यू के लिए नहीं गई क्या? हाँ माँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं जा ही रही थी कि एक अंकल ने गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने कर दी, वो तो मैं बाल बाल बच गई, वरना आज ना जाने क्या होता, कहकर इशिका चुप हो गई। इशिका चुप ही हुई थी कि सुनंदा जी परेशान हो गई और इशिका के शरीर को गौर से निहारती हुई बोली कि कहीं लगी तो नहीं, देखो जरा। नहीं माँ, आप बिना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं, कहकर इशिका ने अपने कपड़े उठा दिए, जिसे देखकर सुनंदा जी की जान में जान आई। फिर वो बोली कि कौन था वो? तुमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? जिसे सुनकर इशिका ने कहा कि नहीं माँ, वो देखने से कोई सज्जन पुरुष लग रहे थे, फिर इसमें दोष उनका भी तो नहीं था, ड्राइवर की गलती थी, और यदि मैं कंप्लेन करती भी तो बेचारा ड्राइवर दोनों तरफ से मारा जाता, एक तो वो नौकरी से हाथ धोता, दूसरा उसके ऊपर जो कार्रवाई होती वो अलग, कहकर इशिका चुप हो गई। तो सुनंदा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुम तो जानती हो कि तुम ही मेरा इकलौता सहारा हो, कहकर सुनंदा जी रोने लगी, जिसे देखकर इशिका उन्हें चुप कराते हुए बोली, माँ अब इतना भी मत सोचा करो, मुझे कुछ नहीं होगा, कहकर वो अपना सामान उठाकर रखने लगी। तभी उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म देकर मिस्टर विजय आनंद रास्ते भर उस लड़की के बारे में ही सोचते रहे। फिर उसी समय उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी रश्मि को बताने के लिए आवाज़ भी दी, लेकिन जैसे ही रश्मि आनंद ने कहा, बोलो विजय, अभी तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, तो विजय आनंद ने बात बदलते हुए कहा कि मैडम ये हेयर स्टाइल आज आप पर बहुत सूट कर रहा है, कब कराया? तो रश्मि आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि विजय आप बिना मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं, ये स्टाइल तो काफ़ी पुराना है, लगता है कि आजकल आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। ऐसी बात नहीं है रश्मि, तुम तो जानती ही हो कि आजकल विनय का ध्यान ना जाने कहाँ रहता है, ऑफिस के लोगों के प्रति भी उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बहुत सख्त होता जा रहा है। मुझे डर है कि अगर उसका यही रवैया रहा तो एक दिन वो आनंद एम्पायर को ले डूबेगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हम उसकी शादी कर देते हैं।
विजय आनंद की बात सुनकर रश्मि आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, क्या कोई ऐसी लड़की है तुम्हारी नज़र में जिससे विनय शादी कर ले और खुश रहे? रश्मि की बातों का जवाब देते हुए विजय आनंद ने कहा, है तो बहुत लड़कियां, किंतु क्या पता उसे पसंद आए ना आए। एक काम करते हैं, आज शाम के डिनर पर उससे इस विषय पर कुछ बात करते हैं, क्या पता वो किसी लड़की को पसंद करता हो। कहकर रश्मि आनंद चुप हो गई। विजय आनंद ने भी हाँ में अपनी स्वीकृति दे दी और सीट थोड़ी पीछे करके सोने की मुद्रा में आ गए। थोड़ी देर में वो ऊँघने लगे। घर पहुँचे थे शाम खत्म होने में कुछ ही पल शेष बचे थे और रात ने अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया था। रश्मि आनंद ने आज सारा खाना विनय के पसंद का ही बनवाया था और कढ़ाई पनीर तो स्वयं उन्होंने अपने हाथों से ही बनाई थी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर विनय का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। विजय आनंद खाना खाकर सोने के लिए जा चुके थे, लेकिन रश्मि आनंद अब भी वहीं बैठकर विनय का इंतजार कर रही थी, जबकि वो भी डायबिटीज़ की पेशेंट थी। बाकी विजय आनंद तो डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट थे और अक्सर उनका रक्तचाप बढ़ा ही रहता था, इसलिए उन्होंने अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर रखा था। कुछ खास मौक़ों पर ही उन्हें देर होती थी। रात के 11 बज चुके थे। रश्मि आनंद वहीं लॉबी में बैठे बैठे ऊँघ रही थी। तभी राधा ने आकर उन्हें जगाया कि मैडम खाना खा लीजिए, बहुत देर हो चुकी है, आपने आज इंसुलिन भी नहीं लगाया। अभी भैया आएंगे तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहकर राधा फ्रिज की तरफ बढ़ गई और रश्मि आनंद को इंसुलिन देकर रोटियां सेकने लगी। तभी विनय ने भी घर में प्रवेश किया और माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर बोला, माँ आप आज यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए चलकर सो जाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। विनय ने इतना ही कहा था कि राधा खाना लेकर आ गई और बोली, लीजिए मैडम आप खाना खाना शुरू कीजिए, तब तक मैं भैया की थाली लगाती हूँ। राधा की बात सुनकर विनय ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं राधा दी, मैं खाना खाकर आया हूँ, किंतु मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपने माँ को अभी तक कैसे भूखा रखा, जबकि ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि माँ डायबिटिक है। इससे पहले कि राधा कुछ कहती, रश्मि ने कहा, उसे क्यों डांट रहा है बेटा? उसे तो मैंने मना किया था क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी, बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ खाना खाए। रश्मि आनंद ने अभी इतना कहा ही था कि राधा बीच में ही बोल पड़ी कि मैडम ने तो आज आपके लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर भी अपने हाथों से बनाई थी, लेकिन आप तो आज खाना खाकर आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। जैसे ही राधा ने इतना कहा, विनय रश्मि के पास जाकर बोला, माँ 2 कौर अपने हाथों से खिला दो, बहुत दिन हो गए हैं आपके हाथों से खाना खाए। तो रश्मि ने जैसे ही एक कौर विनय के मुंह में डाला, विनय के मुंह से निकला, वाह माँ, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो आज के 20 वर्ष पहले हुआ करता था। सच। विनय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रश्मि के मुंह से अचानक ही निकला। जैसे ही ईस्का की नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी, वो खुशी के मारे उछलती हुई बोली, ओ माय गॉड, मिस्टर विजय आनंद, आनंद एम्पायर के मालिक, अब भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। फिर ईस्का ने अपनी माँ को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, माँ जल्दी से आइए, इधर आपको कुछ दिखाना है। ईस्का की आवाज़ सुनकर सुनंदा जी अपने कमरे से बाहर निकल आई और ईस्का से बोली, क्या बात है बेटा, जो इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? कोई अलादीन का चिराग मिल गया है क्या? चिराग ही समझिए माँ, आप सुनोगी तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था, वो गाड़ी किसकी थी? किसकी थी? सुनंदा जी ने सवाल किया। माँ, आनंद इंडस्ट्रीज़ का। नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी के मालिक विजय आनंद जी की गाड़ी थी। और पता है आपको, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया है कि कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तब तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तुम्हें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। कहकर सुनंदा जी चुप हो गई और इसका ना जाने भविष्य के किन किन ख्यालों में खो गई। सुबह के 7 बज चुके थे। सब लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। विजय आनंद भी मॉर्निंग वॉक से लौट चुके थे, किंतु रश्मि आनंद अभी तक सो रही थी और विनय आनंद को तो वैसे भी देर तक सोने की आदत थी, लेकिन देर तक सोने के बावजूद भी वो आज तक कभी देर से ऑफिस नहीं पहुँचे और ना ही किसी कर्मचारी या वर्कर का लेट होना उन्हें पसंद था।
यही वजह थी कि ऑफिस के सारे वर्कर या कर्मचारी उनसे बहुत डरते थे। सुबह के 9 बज रहे थे। विनय आनंद भी फ्रेश होकर नीचे आ चुके थे, किंतु रश्मि आनंद अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे तो विजय आनंद उन्हें उठाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुबह के 9 बजने वाले हैं और रश्मि के इंसुलिन का टाइम हो गया है, तो उनसे रहा नहीं गया। इसलिए वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, किंतु विनय आनंद ने मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, माँ को जगा दूंगा कहकर उन्हें जाने से रोक दिया। ऊपर जाकर विनय ने देखा कि माँ उठ चुकी थी और गुमसुम बैठी हुई थी। उनके आसपास कुछ तस्वीरें फैली हुई थी जिन्हें वो बहुत ही बारीकी से निहार रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने विनय को देखा, तस्वीरें इकट्ठा करके विनय के हाथों में देते हुए बोली, विनय बेटा, जरा देख कर बताओ कि कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी है। सुबह सुबह आप क्या लेकर बैठ गई हो माँ? आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है और मेरे ऑफिस जाने का। विनय ने रश्मि की बात को टालते हुए कहा, तुमसे जब भी कोई बात करो बेकार में ऑफिस का बहाना लेकर बैठ जाते हो। कभी सोचा है कि ज़िंदगी में ऑफिस के अलावा भी कुछ होता है? कब तक यूँ अकेले नीरस भरी ज़िंदगी जियोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी कोई परिवार होना चाहिए जिसमें तेरे बीवी बच्चे हों? रश्मि विनय से बात कर रही थी, लेकिन विनय तो बगैर उनकी बात सुने ही ऑफिस के लिए निकल चुका था और जाते जाते राधा को रश्मि का ध्यान रखने के लिए बोल गया था। विनय के ऑफिस जाने के बाद राधा जब रश्मि के लिए नाश्ता और दवाइयाँ लेकर आई तो देखा कि रश्मि विनय से अब भी बातें कर रही है, तो उसे ताज्जुब हुआ। फिर वो रश्मि से बोली, मैडम आप किससे बातें कर रही हैं? विनय भैया तो ऑफिस जा चुके हैं। क्या कहा? विनय ऑफिस जा चुका है? आज फिर वो मुझे चकमा दे गया। अच्छा, ऑफिस से आने दे उसे कहकर वॉशरूम में चली गई और लगभग 5 मिनट बाद फ्रेश होकर निकल आई। इसका के साथ एक्सीडेंट की उस घटना को हुए आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे और वो कई जगह काम की तलाश कर करके पूरी तरह से थक चुकी थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार विजय आनंद के ऑफिस चलकर देखा जाए कि वहाँ योग्यता के बल पर काम दिया जाता है या किसी सिफारिश पर। अगले दिन इसका ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाइट ब्लू कलर की कुर्ती और चूड़ीदार सलवार पहना और फिर दोनों से मैच करता हुआ साइड से दुपट्टा डाला तथा बालों को थोड़ा पिनअप करके खुला छोड़ दिया और कानों में लंबी इयररिंग्स डालकर अपने आप को आईने में एक बार निहारा और माँ से पूछा, माँ मैं आज कैसी लग रही हूँ? तो माँ ने इसका को एक बार ऊपर से नीचे तक निहारा और बोली, नहीं बिल्कुल इसी, मुझे मेरी ही नज़र लग जाएगी। वैसे भी मेरी नज़र बहुत ख़राब है, तभी तो तेरे पापा हम लोगों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन्हें मेरी ही नज़र लग गई कहकर सुनंदा जी रोने लगीं। सुनंदा को इस तरह से रोते हुए देखकर इसका बोली, पता है माँ, जब आप इतनी पढ़ी लिखी होकर बेवकूफ़ों जैसी बातें करती हो तो मुझे कभी कभी आपकी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है। कौन कहता है कि आपकी नज़र खराब है? जो कहता है उसे कहने दीजिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। अरे लोगों का क्या है, जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता मैया को नहीं छोड़ा तो हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं, फिर किस किस का मुंह रोकेंगे हम। इसलिए कोई जो कहता है उसे कहने दीजिए। बस आप खुश रहिए, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर दुनिया की कोई भी खुशी नहीं है। इतना कहकर इसका जाने के लिए तैयार हो गई और अपनी माँ से बोली, अच्छा माँ, मैं इंटरव्यू के लिए आनंद इंडस्ट्रीज़ जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कहकर अपनी माँ के पैरों में झुक गई। तो सुनंदा जी ने उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। ईश्वर करे तुझे कामयाबी हासिल हो और दुनिया की हर वो खुशी मिले जिसकी तू हकदार है। अच्छा, संभल कर जाना और आते वक्त देर हो जाए तो टैक्सी बुक कर लेना, और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना कहकर सुनंदा जी इसका को बाहर तक छोड़ने आई और इसका के जाने के बाद अंदर आकर एक गहरी सांस लेकर लेट गई। शायद आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, या दिमाग में कुछ और चल रहा था। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके इसका कनॉट प्लेस पहुंच चुकी थी। कनॉट प्लेस जिसे राजीव चौक के रूप में भी जाना जाता है और दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। दिन हो या रात, यहाँ हर समय भीड़ लगी रहती है। यहाँ मुख्यतः अपने वाणिज्यिक संस्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन सबके लिए यहाँ बिजनेस करना आसान भी नहीं है, क्योंकि एशिया की विश्व रैंकिंग में ये 7वें
सबसे महंगे मार्केट के रूप में शुमार है। इसका को कनॉट प्लेस पहुंचने के बाद आनंद इंडस्ट्रीज़ को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसका ऑफिस देखकर वो ज़रूर एक पल के लिए हैरान हो गई कि पता नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। परंतु उसने अपने मन को समझाया और अंदर जाने लगी। तभी गेटमैन ने उसे रोका एक पल के लिए, तो वो डर ही गई। किंतु जब उसने कहा कि यहाँ अपना नाम, पता, किससे मिलना है और आने का रीज़न लिखिए और फिर अंदर जाइए, तो उसकी तो जैसे जान में जान आ गई। फिर वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके अंदर तो चली गई, किंतु वहाँ के स्टाफ और ऑफिस की साज सज्जा को देखकर दंग रह गई। इसका जब आनंद इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस के अंदर गई तो उसने देखा कि ऑफिस के सारे कर्मचारी पूरी तरह से पेंटेड थे। वो रैंप पर वॉक करते किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। इसका तो उन सभी को देखकर पहले ही घबरा रही थी। फिर किसी तरह से हिचकिचाते हुए उसने एक कर्मचारी से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि विजय आनंद जी कहाँ मिलेंगे? जी ऑफ कोर्स, लेकिन ये बताइए क्या आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है उनसे मिलने का? जब कर्मचारी ने पूछा तो इसका ने कहा कि जी अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट उनका विजिटिंग कार्ड है मेरे पास, जो उन्होंने मुझे खुद दिया था। ये देखिए, कहकर उसने कर्मचारी को वो विजिटिंग कार्ड दिखा दिया। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं। यहाँ से जाने के बाद पहले लेफ़्ट मुड़िएगा, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, उसके बाद राइट में सर का केबिन है। जी थैंक्स, कहकर इसका उस कर्मचारी के बताए अनुसार आगे बढ़ गई, लेकिन आगे बढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किधर जाए। तभी सामने से आ रहे एक युवक से इसका ने पूछा कि आनंद सर का केबिन किधर है? तो उसने कहा बस थोड़ा आगे चल के राइट ले लीजिएगा, वहीं पर है। इसका चलते चलते थक गई थी। फिर उसने केबिन के पास पहुंचकर राहत की सांस ली और अंदर जाकर कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी उसे एक पल के लिए नींद आ गई और इसी बीच विनय आनंद अपने केबिन से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे ऊँग रही है। तो उन्होंने उसके पास जाकर कहा कि देखिए मिस मैडम, आप जो भी हैं आप अपने घर जाकर सोएं। ये हमारा ऑफिस है, कोई आराम फरमाने की जगह नहीं है कि जिसको जब मन करे वो यहाँ आकर आराम करे। इसका अपने सामने उस नवयुवक को इस तरह से बोलते हुए देखकर अपने आपे से बाहर हो गई और बोली, देखिए मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने आपको इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है। और रही बात आराम फरमाने की, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ आराम फरमाने का। वो तो मैं तब से आनंद सर का ऑफिस ढूंढते ढूंढते थक गई थी, इसलिए जब यहाँ पहुँचकर बैठी तो ना जाने कैसे आँख लग गई। बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इसका की बात सुनकर विनय आनंद गुस्से में आकर बोले, अगर मैं आपकी जगह होता तो आराम करने की जगह पहले उनसे मिलता, फिर आराम करता, कहकर विनय आनंद वहाँ से निकल गए। विनय आनंद के जाने के बाद इसका बड़बड़ाने लगी कि सारा मूड खराब करके रख दिया इसने। फिर वो आनंद सर से मिलने के लिए उनके केबिन की तरफ बढ़ चली। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा कि अरे मैडम, ऐसे बिना पूछे कहाँ घुसी जा रही हैं? आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? कोई नाम पता भी है? जैसे तमाम सवालों की उसने एक साथ बौछारें लगा दी। जी मेरा नाम इसका खन्ना है और मैं आनंद इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन से मिलना चाहती हूँ। तो ये कहिए ना मैडम कि आप आनंद इंडस्ट्रीज़ के मालिक से मिलना चाहती हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैडम, वो तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिए। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मैं आज ही उनसे मिल सकूँ। एक उपाय है मैडम, लेकिन इसके लिए आपको लगभग 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, किंतु आपसे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए आप चाहें तो शाम के 6 बजे तक यहाँ बैठकर इंतज़ार कर सकती हैं। जी मैं कर लूँगी, कहकर इसका वहाँ वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगी। वेटिंग रूम में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी और बार बार कभी वहाँ दीवार पर लगी घड़ी की तरफ नज़र डालती और कभी अपनी कलाई घड़ी पर। अब तो शाम के 5 बज चुके थे। इसका वहाँ बैठे कर्मचारी से पूछ कर थक चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। फिर जैसे ही घड़ी की सुई ने 6 बजने का इशारा किया, उसके सब्र का बांध जैसे पूरी तरह से टूटकर धाराशाही हो गया और वो सीधे विनय आनंद के केबिन में घुस गई।
सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वो विफल रहा। केबिन में उसने जाकर देखा तो वही नवयुवक कुर्सी पर विराजमान था जो उसे कुर्सी पर सोने के लिए खरी खोटी सुना करके गया था। उस नवयुवक को देखकर इसका सोच में पड़ गई कि क्या ये वही विजय आनंद जी हैं जिनसे वो मिली थी, लेकिन वो ये तो नहीं है, कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी कि उस नवयुवक ने कहा, कौन हो तुम और बिना मेरी इजाज़त के अंदर कैसे आ गई? जी मैं, कहते हुए इसका की ज़बान लड़खड़ा रही थी। तो इस नवयुवक ने कहा, ये जी मैं क्या लगा रखा है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। जब विनय आनंद ने इतना कहा तो इसका ने विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, सर ये कार्ड मुझे सर ने दिया था और फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नौकरी की तलाश थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे ऑफिस चलकर ही मिल लूँ, शायद कोई काम मिल जाए। उस लड़की की बात सुनकर विनय आनंद जोर का ठहाका लगाकर हंसे और इसका से बोले, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्या आपको लगता है कि आनंद इंडस्ट्रीज़ ऐसे ही किसी को नौकरी दे देती है? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक काम कीजिए, अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए, जब ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, कहकर इसका ने अपना रिज्यूम सेंड कर दिया और उठकर जाने के लिए तैयार हुई तो विनय आनंद ने कहा, रुकिए, रात बहुत हो गई है, मैं आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ और वहाँ से आप कैब बुक कर लीजिएगा। इस समय शहर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्रीज़ का नाम खराब हो। जी, कहकर इसका थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही तो विनय आनंद ने उसे बैठने का इशारा किया, जिसके बाद वो डरते डरते बैठ गई। थोड़ी देर बाद विनय आनंद उठकर जाने लगा, लेकिन उसने इसका को चलने के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर तक तो इसका ने इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने देखा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो उठकर जाने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। कर्मचारी ने दौड़कर फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि वो जो लड़की मेरे केबिन में बैठी है उससे बात कराइए। जी अभी कराता हूँ, कहकर कर्मचारी ने फ़ोन इसका को पकड़ा दिया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो मिस मैडम, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको बिना बताए छोड़कर चला आया। इसके लिए आप जो चाहें हमेशा जा दे सकती हैं, लेकिन अब मैं इतनी दूर निकल आया हूँ कि वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब आप एक काम कीजिए, वहाँ से अभी जल्दी निकलिए और घर जाइए। मैंने कैब बुक कर दी है। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए, मैं इतना पैसा इसका कह ही रही थी कि तब तक फ़ोन उधर से कट गया। थोड़ी देर में ही एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी, मैम कैब आ गई है, चलिए। जी कहकर इसका कैब में तो बैठ गई, लेकिन रास्ते भर पैसे के बारे में ही सोचती रही। इस बीच कैब ड्राइवर के पास 2-3 बार फ़ोन भी आ चुका था। कोई उससे लोकेशन पूछ रहा था और वो 2-3 बार बता भी चुका था कि अब वो इस जगह पहुंच गया है। लगभग आधे घंटे बाद कैब इसका के घर पहुंच चुकी थी और वो ड्राइवर से 1-2 बार किराया भी पूछ चुकी थी, किंतु ड्राइवर ने जाने किससे फ़ोन पर बात कर रहा था, ये देखकर इसका को बहुत तेज़ गुस्सा आया। फिर वो ड्राइवर से बोली, भैया आप किराया बताएंगे या मैं घर जाऊं? इसका की बात को कैब ड्राइवर ने पहले तो सुना ही नहीं। फिर इसका ने जब गाड़ी के शीशे को थपथपाया तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन अपने कानों से हटाते हुए पूछा, क्या है मैडम, अभी आप गई नहीं? मैं तब से पूछ रही हूँ कि आपके पैसे कितने हुए, तो आप बता ही नहीं रहे। अब बिना आपके पैसे दिए मैं कब से जा सकती हूँ भला? आप जाइए मैडम, पेमेंट हो गया है। सर ने आपको बताया नहीं? मुझे लगा आपको पता है। अच्छा भैया ठीक है, धन्यवाद, कहकर इसका चली गई। देखा तो माँ टकटकी लगाए बालकनी की तरफ ही देख रही थी और इसका को देखते ही जल्दी से गेट खोलने के लिए नीचे आ गई और जैसे ही गेट खोला इसका को ऊपर से नीचे तक ये कहते हुए निहारने लगी कि तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ माँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप इतनी क्यों डरी हुई है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही तुझे गए बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। ऊपर से मिसेस खन्ना ने जब कई दुर्घटनाओं के बारे में गिना दिया तो मुझे तेरी बहुत चिंता होने लगी थी। फिर तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद, कहकर सुनंदा जी फिर से रोने लगी। माँ कितनी बार कहा है कि किसी की बातें मत सुना करो, बस अपने काम से काम रखा करो, लेकिन आप हैं कि सुनती कहाँ है मेरी। फिर मिसेस खन्ना को तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की, सिर्फ दूसरे के घर में घुसी रहती हैं, कभी अपने घर और बच्चों को नहीं देखती कि वो क्या गुल खिला रहे हैं। और खन्ना अंकल तो इस उम्र में भी
अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को घूरते रहते हैं, कहकर ईस्का चुप हो गई। खैर छोड़ो माँ, वो तो अब बदलने से रही, किंतु आप तो पढ़ी लिखी समझदार हो, मेरी प्रेरणा स्रोत हो, ऐसे लोगों की बातों में कैसे आ जाती हो। ईस्का की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि भावनाओं पर किसी का कोई बस नहीं चलता। यहाँ सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब दिल में जज्बात और भावनाएं हावी हो जाती हैं। किंतु अभी तो इन भावनाओं को समझने के लिए बहुत छोटी है। फिर ईश्वर ना करे कि ज़िंदगी में कभी तुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़े। मैं अब छोटी नहीं हूँ माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, कहकर ईस्का सुनंदा जी के गले से लग गई। सुनंदा जी ने भी अपनी लाडो रानी को ढेर सारा प्यार किया और फिर बोली, जा जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, कहकर रसोई की तरफ चली गई और इसका बाथरूम में। थोड़ी ही देर में सुनंदा जी 2 प्लेट में खाना लेकर आ गई और इसका से बोली, अब जल्दी से आ जा इसी बेटा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जी माँ अभी आई, कहकर इसका टॉवेल से अपने गीले बालों को पोंछती हुई बाहर निकल आई और आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। खाते खाते सुनंदा जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्यों बेटा, कैसा गुजरा आज का दिन। जी माँ बहुत अच्छा। इससे पहले कि सुनंदा जी कोई और सवाल पूछती, इसका धीरे से उठी और बोली, अच्छा माँ गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। माँ मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह जल्दी उठा देना, कहकर ईस्का कमरे में चली गई। ईस्का के जाने के बाद सुनंदा जी किचन में चली आई और उसके बाद सिंक में पड़े कुछ बर्तनों को धोया और काउंटर पर रखा, थोड़ा बहुत सामान समेटा और बाथरूम में चली गई। और जब वापस आई तो देखा इसका गहरी नींद में सो चुकी थी। खाना खाकर आने के बाद इसका थोड़ी देर तक विनय आनंद के बिहेवियर के बारे में ही सोचती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये विनय आनंद आखिर किस तरह का इंसान है, ऑफिस में अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का और बाहर कुछ और। फिर वो सोचने लगी कि मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर उन्होंने मुझे इतनी देर तक बैठाए क्यों रखा, ऊपर से कैब का किराया भी दिया, वो चाहते तो मुझे पहले भी भेज सकते थे। यही सब सोचते सोचते इसका को ना जाने कब नींद आ गई। फिर वो गहरी निद्रा के आगोश में चली गई। इधर घर आने के बाद विनय आनंद उस लड़की के बारे में ही सोच रहे थे और मन ही मन उसकी बेवकूफ़ियों पर ये कहते हुए हंस भी रहे थे कि कितनी बेवकूफ़ थी वो लड़की, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। मैं बैठाए रहा और वो बैठी रही, उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो ना जाने कब का उठकर चली जाती, कहकर वो फिर हंस रहे थे कि उनकी माँ रश्मि आनंद आ गई और बोली, वाह क्या बात है बेटा, लगता है कि आज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ लगा है जो तुम इतना हंस रहे हो। नहीं माँ बस ऐसे ही, तो ज़रूर बिजनेस में कोई मुनाफा हुआ है, वरना तुम्हारे चेहरे पर ऐसे कहाँ हंसी आती है। नहीं माँ वो बात भी नहीं है, आप फिर गलत हैं। अच्छा चलिए एक चांस और देता हूँ, आपको फिर से गेस कीजिए, कहकर विनय आनंद फिर से हंसने लगे। तभी विजय आनंद भी आ गए और अपने बेटे को इस तरह से हंसता हुआ देखकर बोले, अरे भाई क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे में, किस बात पर इतना हंसा जा रहा है। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही, मैं किसी बात पर हंस रहा था तो मम्मी आकर गेस करने लगी कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ, तो मैंने भी कहा कि गेस कीजिए, देखें आप सही गेस कर पाती हैं या नहीं। अब आप ही बताइए कोई किस बात पर हंस रहा है, ये भला कोई कैसे गेस बता सकता है जब तक सामने हंसने का कोई वाजिब कारण उपस्थित ना हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने बरखुरदार, मैं आपकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलिए आप ही बता दीजिए कि आप किस बात पर हंस रहे थे। हमारी श्रीमती जी और आपकी माता जी को संतुष्टि मिल जाएगी, वरना आप तो जानते ही हैं अपनी माता जी को खामख्वाह उनका शुगर बढ़ जाएगा और इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। जानते हैं पापा, आज मेरे केबिन में एक लड़की आई थी जिसने मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दिया और बोली कि आपने उसे फ़ोन करने के लिए कहा था। व्हाट? अचानक ही रश्मि आनंद के मुंह से निकला, लेकिन विजय आनंद सोच में पड़ गए कि उन्होंने इधर कुछ दिनों से तो किसी को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया और ना ही ऐसा कुछ कहा है। फिर वो दिमाग पर जोर डालकर बोले, अच्छा ये बताओ देखने में वो कैसी थी? सामान्य सी थी, विनय आनंद ने कहा। पहनावा कैसा था? वही सलवार कुर्ता दुपट्टा, बिल्कुल आम लड़कियों वाला। तब ये वही लड़की हो सकती है जो उस दिन मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी और बाल बाल बची थी। बेटा
बड़ी खुददार लड़की थी वो। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो मुझसे पैसे लेने के लिए मेरे ऊपर FIR तक करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया? बेचारी बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी। नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं भी उसे परख रहा था कि ये क्या कर सकती है, पर वो तो बड़ी बेवकूफ़ निकली, कहकर विनय आनंद फिर हंस पड़े, जिसे देखकर विजय आनंद बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं मानता कि वो लड़की बेवकूफ़ हो सकती। परिस्थितियाँ और हालात कभी कभी इंसान को बेवकूफ़ बनने पर विवश कर देते हैं। अरे 6 बज गए, इसका ने सुबह जल्दी उठाने को कहा था, कहकर सुनंदा जी इसका को जगाने लगी। उठो बेटा, 6 बज गए हैं, ऑफिस जाना है। पर उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है, कहकर इसका फिर से सो गई। तो सुनंदा जी ने उसे फिर जगाया कि ऑफिस नहीं, कॉलेज बेटा, अभी थोड़ा और सो लेने दो माँ, 7 बजे का अलार्म लगा दो, मैं खुद उठ जाऊंगी, कहकर इसका फिर से सो गई। सुनंदा जी भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। देखा तो थोड़ी देर बाद इसका भी आ गई और जल्दी जल्दी तैयार होकर बगैर नाश्ता किए, देर हो रही है माँ, कहकर कॉलेज के लिए निकल गई। अगले दिन विनय आनंद ऑफिस आए तो कैमरे में कैद उस लड़की की गतिविधियों को देख रहे थे और बार बार कैमरा ऑन ऑफ कर रहे थे। कल तो उन्होंने शायद उसे ठीक से देखा भी नहीं था, किंतु आज जब उन्होंने स्क्रीन पर उसे कई बार देखा तो उनके मुंह से यही निकला कि सूरत तो अच्छी है, बस इसका थोड़ा सा मेकओवर करने की ज़रूरत है। फिर उनके दिमाग में बार बार अपने पापा द्वारा कहे गए शब्द भी गूंज रहे थे कि परिस्थितियाँ और हालात इंसान को कभी कभी बेवकूफ़ बनने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो हो सकता है कि कल को ये लड़की भी परिस्थितियाँ अच्छी होने से कुछ अच्छा कर जाए। अब इसकी परिस्थिति में मैं बदलूंगा, कहकर विनय आनंद ने उसका रिज्यूम निकलवाया और अपने सेक्रेटरी को उसके दिए गए नंबर पर कॉल करके अगले दिन मिलने के लिए कहा। सेक्रेटरी ने जब फ़ोन किया तो सुनंदा जी ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई कि हेलो, क्या मैं इसका जी से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? सुनंदा जी ने पूछा। जी, मैं आनंद इंडस्ट्रीज से विनय आनंद जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। देखिए, अभी वो घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई है। आप जो भी बताना है मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। जब सुनंदा जी ने कहा तब सेक्रेटरी ने कहा कि उनको बता दीजिएगा कि कल ऑफिस आना है इंटरव्यू के लिए, विनय सर ने बुलाया। ठीक है, कहकर सुनंदा जी ने फ़ोन रख दिया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब ईस्का आई तो वो बोली, आज तुम्हारे लिए 2 खुशखबरी है, सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। एक तो तुम्हारी फेवरेट डिश है और दूसरी तुम खुद गेस करो, कहकर सुनंदा जी ने गेंद ईस्का की तरफ उछाल दी। घर में जो खुशबू फैली है वो बता रही है कि आज मेरे फेवरेट छोले भटूरे बने हैं, और दूसरी का मुझे कुछ पता नहीं, आप खुद ही बता दो ना माँ, कहकर ईस्का एक प्लेट में छोले भटूरे लेकर खाती हुई बोली। अच्छा, तो आज छोले भटूरे देखकर बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ कि चलो माँ को भी पूछ लिया जाए। जब सुनंदा जी ने कहा तो ईस्का ने कहा कि वो तो आप जानती ही हैं माँ कि मैं इसे किसी से शेयर नहीं कर सकती। अच्छा चलो अब दूसरी खुशखबरी बताओ क्या है। जब सुनंदा जी ने फिर कहा तो ईस्का बोली, अब पहेलियाँ मत बुझाओ माँ, बता भी दो। ठीक है बताती हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद कर। अच्छा ठीक है माँ, कहकर ईस्का ने अपनी आंखें बंद कर ली तो सुनंदा जी ने कहा कि दूसरी खुशखबरी ये है कि कल तुझे आनंद इंडस्ट्रीज़ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच माँ, कहकर ईस्का अपनी माँ के गले लग गई। अच्छा अब बस भी कर, जा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर कल के लिए तैयारी कर लेना। ठीक है माँ, कहकर ईस्का कमरे में चली गई, लेकिन उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ईस्का आज रोज़ की अपेक्षा जल्दी उठ गई थी। मेट्रो जो पकड़नी थी उसे, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तभी उसे याद आया कि पिछले साल होली पर उसके मामा ने जो ड्रेस दिलवाई थी वो भी तो पहन सकती है वो, फिर क्यों ना पहने, उसको तो अभी एक बार भी नहीं पहना है। फिर वहाँ तो सभी लड़कियों ने उसी टाइप की ड्रेस पहन रखी थी। यही सोचकर ईस्का ने वो ड्रेस निकाली और अपने ऊपर लगाकर अपने आप को जब आईने में निहारा तो आईने ने जैसे उससे कहा कि सोचती क्या है, पहन ले। तो ईस्का ने अब दोबारा नहीं सोचा और ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। तैयार होकर जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो ड्रेस उस पर काफ़ी फब रही थी। ब्लैक डेनिम पैंट और लाइट ब्लू टॉप में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी सुनंदा जी भी आ गई उसके लिए नाश्ता लेकर और ईस्का को देखकर बोली,
तुम इस ड्रेस में आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल ऑफिस गर्ल। पता है तुम्हारे पापा कहा करते थे कि एक दिन हमारी बिटिया ऑफिस जाएगी, बिल्कुल मेम साहब बन के, देख लेना सुनंदा। फिर वो बोली, अच्छा लो गुड़ और दही खा लो, सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, अब जल्दी से निकल जाओ। जी माँ, कहकर इसका अपने घर से बाहर निकल गई। सुनंदा जी उसे तब तक निहारती रही जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ठीक 10 बजे इसका आनंद इंडस्ट्रीज पहुंच गई थी। उस दिन की अपेक्षा आज ऑफिस में काफ़ी गहमा गहमी थी। कुछ लोग इधर उधर चहलकदमी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। इसका को आज कुछ पूछना नहीं पड़ा, वो सीधे आज आनंद के केबिन के सामने वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी आया और इसका से बोला, मैम सर ने आपको अंदर बुलाया है। जी ठीक है, कहकर इसका विनय आनंद के केबिन के पास पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करके बोली, मैं आई कम इन सर, प्लीज़ कम इन। जैसे ही विनय आनंद ने कहा, इसका अंदर चली गई और जाकर खड़ी हो गई। तो विनय आनंद ने कहा, प्लीज़ सीट। थैंक यू सर, कहकर इसका सबका अभिवादन करके बैठ गई। उस समय वहाँ पर कई लोग उपस्थित थे, जिनमें विजय आनंद भी थे, जिन्हें देखकर इसका पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया तो इसका बैठ गई और अपने अंदर के भय को दूर करने का प्रयास करने लगी। फिर जैसे ही विनय आनंद ने कहा कि मिस इसका, क्या आप तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, तो इसका ने कहा, यस सर। उसके बाद सभी ने बारी बारी से उससे कई सवाल पूछे, जिनमें कुछ सवालों को छोड़कर इसका ने सभी के सधे हुए और संतुलित उत्तर दिए, जिससे सभी लोग संतुष्ट नजर आए। उसके बाद विजय आनंद ने इसका से कहा कि अब तुम घर जा सकती हो। तो इसका सभी का धन्यवाद करते हुए बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने सबसे पहले पानी पिया। देखते ही देखते इसका पूरा एक बोतल पानी पी गई और फिर वहीं बैठ गई। तभी एक कर्मचारी आकर बोला, मैम चलिए आपको स्टेशन तक छोड़ दूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, कहकर इसका अपना बैग उठाकर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी विजय आनंद भी बाहर आए और बोले, जाओ बेटा, हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तुम एक बहुत खुददार लड़की हो, परंतु हमारी इंडस्ट्री सभी लड़कियों को ये सुविधा मुहैया कराती है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आपकी बात नहीं टालूंगी मैं, कहकर इसका ने विजय आनंद का चरण स्पर्श किया। तो विजय आनंद ने कहा, खुश रहो। फिर वो बोले कि मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द तुम मेरी इंडस्ट्रीज ज्वाइन करोगी और इसे एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाओगी। थैंक यू सर, कहकर इसका कैब में आकर बैठ गई। देखा तो वही कैब ड्राइवर था जो उसे परसों रात में छोड़ने आया था। तो इसका ने उससे लगे हाथ पूछ ही लिया कि भैया आप ही ने तो मुझे परसों छोड़ा था। तो कैब ड्राइवर ने कहा कि याद नहीं है मैडम, दिन रात इतने लोगों को छोड़ता हूँ, अब किस किस का चेहरा याद रखूँ। ओके बाबा, आइंदा नहीं पूछूंगी, गलती हो गई जो पूछ लिया, कहती हुई इसका अंदर चली गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।